अभी तक की सबसे अहम खबर के साथ। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में कल रात से ही खासकर कश्मीर वादी के मुतअद्दिद इलाकों में ज़ोरदार बर्फबारी शुरू हुई। करना से लेकर गुरेज, गुरेज से लेकर शोपियान, पुलवामा और श्रीनगर में भी बर्फबारी से मामूलाती ज़िंदगी दरहम बरहम रहे। हालांकि सरकारी मैन और मशीनरी रात भर कौमी शहरा पर लगे रहे और आखिरी खबरें आने तक कौमी शहरा फिलहाल ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद है। इसी के साथ श्रीनगर एयरपोर्ट में आज परवाज़ों का सिलसिला थम गया और कोई भी परवाज़ जो है लैंड नहीं कर सकी। इंडिगो ने लैंड करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें अमृतसर अपना रूट डाइवर्ट करना पड़ा। जम्मू कश्मीर में बैंक मुलाजमीन के साथ साथ जम्मू कश्मीर बैंक में लिए जाने वाले इम्तिहानात में शरीक होने के लिए कैंडिडेट्स ने मुतालबा किया कि ज़ोरदार बारिशों और बर्फबारी की वजह से वो मुकर्रर वक्त पर इम्तिहानी सेंटरों तक नहीं पहुँच पाए और बहुत सारे तुलबा इन एग्जामिनेशन में हिस्सा लेने से रह गए। उन्हें दोबारा मौका दिया जाना चाहिए और एग्जामिनेशन दोबारा लिए जाने चाहिए। इधर जम्मू कश्मीर में 11वीं जमात के लिए जो इम्तिहानात लिए जाने थे उसमें पहले ही बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने नोटिफिकेशन किया था और आज के इम्तिहानात को रद्द करने का फैसला किया। खबरें और भी है, फिलहाल अपने साथी सईद इरफान फाजिल के पास चलते हैं और पूरा माजरा सुनने की कोशिश करते हैं क्या कुछ सूरत हाल रही लगातार बर्फबारी के बाद। वादी कश्मीर में मौसम ने फिर से ली करवट और उसी करवट को लेकर हमने देखा कि कल रात से लगातार बर्फबारी का सिलसिला वादी कश्मीर के बालाई इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में दिखाई देने लगा और इसके साथ साथ कई सारी चीज़ें मुतासर हुई। अगर हम बात करें परवाज़ों को लेकर तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लेकर सुबह से यही खबरें आ रही है कि जितनी भी फ्लाइट्स जो है वो स्टैंड बाय रखी गई थी और बाद में जिस तरीके से ऑपरेशनल या बोर्ड को लेकर खबरें आ रही थी, पैसेंजर्स को बुलाया जा रहा था, मगर मौसम के साथ साथ बर्फबारी जो है लगातार तेज़ हुई जिसकी वजह से विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम रही और कैट सिस्टम पूरी तरह से काम नहीं कर पाया। और सुनने में यही आया कि कई सारी प्राइवेट एयरलाइंस के साथ साथ गवर्नमेंट एयरलाइंस जो है वो मैक्सिमम कैंसिल ही हो गई है। कुछ फ्लाइट्स को लेकर खबर ये भी थी कि उसे डिले किया गया है, मौसम अगर साजगार होता है तो उन्हें ऑपरेशन ऑन बोर्ड रखा जाएगा, मगर अभी तक की यही खबर है कि तकरीबन सारी फ्लाइट्स जो है आज वादी कश्मीर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक नहीं पहुंच पाई। दूसरी जानिब अगर हम बात करें कौमी शाहरा नेशनल हाईवे जो ही बर्फबारी तेज़ हुई तो बानीहाल टनल के पास बर्फबारी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी जिसकी वजह से मैक्सिमम दरमंदा मुसाफिर या ख़ासतौर पर मारबरदार गाड़ियों को रोका गया और कोई ट्रैफिक की आवाजाही वहाँ पर दिखाई नहीं दी। इसके साथ साथ वहाँ पर जनजीवन काफ़ी ज़्यादा मुतासिर रहा और अभी भी यही बताया जा रहा है जब तक बर्फबारी वहाँ ठहरती नहीं है, रास्ते को क्लियर नहीं किया जाता है, तब तक नेशनल हाईवे को ऑन बोर्ड नहीं रखा जाएगा। किसी भी गाड़ी को इजाज़त नहीं रहेगी कि वो जम्मू सफ़र कर सके या जम्मू से श्रीनगर गाड़ी आ सके। और दूसरे जानिब अगर बात करें जिस तरीके से शहर श्रीनगर के सड़कों को लेकर हम बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने मैन पावर को ऑन टोज रखा था क्योंकि पहले से ही आईएमडी डिपार्टमेंट की तरफ से जो पेशन गोई की गई थी कि 3 दिन लगातार वादी कश्मीर में मौसम करवट लेगा, इसमें बर्फबारी बारिशें होगी, तो काफ़ी सारी स्नो क्लियरेंस मशीन को सड़कों पर रखा गया था, मैन पावर को रखा गया था ताकि जिस तरीके से हर साल मैक्सिमम यहाँ पर जनजीवन जो है वो मुतासिर होता है, सड़कों पर अगर बर्फ़ रहती है तो ट्रैफिक की आवाजाही दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है। हमने देखा कि म्यूनसिपैलिटी यूईडी एडमिनिस्ट्रेशन के जो जितने भी अफसरान थे वो ऑन टोज थे और साथ साथ में उन्होंने सड़कों की साफ सफाई भी वर्कर से करवाई और कहीं कहीं जगह पे वाटर लॉगिंग के फेलियर्स या ड्रेनेज फेलियर्स ज़रूर दिखाई दिए जिसकी वजह से पानी भी सड़कों पर जमा हो गया था। दूसरे जानिब खाने पीने की चीज़ों में भी अगर बात करें तो सब्जियों के दाम जो है वो सर चढ़ के बोलते हैं क्योंकि जब कौमी शाहरा बंद हो जाती है तो उसके साथ साथ सब्जियों के दाम भी बढ़ जाते हैं जिसमें मैक्सिमम गरीब की मार दिखाई देती है। एग्जामिनेशंस के हवाले से यही खबर है कि जम्मू कश्मीर बैंक की तरफ से जो एग्ज़ाम्स होने थे वो स्टैंड रहे और कहीं कहीं जगह पर कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट भी किए क्योंकि इन्फॉर्मेंट डेस्क के हवाले से कोई खबर ऐसी नहीं आई। कुछ सेंटर्स तक लोग पहुंचे जो कि बाद में जाके वहां नालान थे और प्रेस कॉलोनी आकर उन्होंने प्रोटेस्ट भी किए। इसके साथ साथ अगर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के हवाले से बात करें, 11वीं जमात के जो आज एग्जामिनेशंस थे तो सेक्रेटरी बोर्ड ने पहले से ही सुबह इस इंफॉर्मेशन ने बेल डेस्क तक पहुंचाया जिसमें मीडिया, रेडियो या इंटरनेट के ज़रिए स्टूडेंट्स को बताया गया कि आज 11th क्लास के एग्ज़ाम्स जो है उसे पोस्टपोन किया गया। ओवरऑल सिचुएशन अगर हम बात करें तो इस वक्त शहर श्रीनगर में बर्फ़ जो है वो थम चुकी है, मगर 3 दिन की लगातार पेशन गोई और उसी पेशन गोई को लेकर आईएमडी डिपार्टमेंट ने ये बताया है कि अगले 4 तारीख से लेकर 6 तारीख तक मगरबी हवाओं का असर जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख और पीर पंजाल की रेंज पर ज़रूर दिखाई देगा जिसमें बर्फ़बारी और बारिशों के काफ़ी ज़्यादा इम्कानात है।
विद वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज़, श्रीनगर, कश्मीर। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान फाजिल इस मुकम्मल तफसील के लिए। इरफान फाजिल आज सुबह से ही मौसम की इस खबर पर नज़र बनाए रखे थे और न सिर्फ सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ पेजेस पे उनकी कवरेज जो है आप तक पहुंच गई है और काफ़ी मेहनत मशक्क़त करने के बाद ये खाका जमा किया था कि लगातार बर्फबारी के बाद ज़मीनी सूरत हाल को जानने की मुमकिन कोशिश करें और बर्फबारी जो है आइंदा कुछ दिनों तक और मुतवक्को है। और नाज़रीन, अब अगली खबर का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बाई इलेक्शन यानी ज़मनी चुनाव हुए। रावलपोरा, सोबरा और सलीना से कामयाबियां हासिल करने के बाद उम्मीदवारों के हक में कल शाम देर गए डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर पी.के. पोले ने ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हाल में हालांकि मीडिया को ओथ सेरेमनी के अंदर उस जगह तक पहुंचने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन बाद में ज़राए इब्लाग से बातचीत करते हुए सलमान अली सागर और दीगर लीडरों ने क्या कुछ कहा, तफसील से आपको पहुंचाएंगे। लेकिन ये बात अपनी जगह है कि ओथ सेरेमनी जब SKICC श्रीनगर में हुई थी तो DDC चुनावी उम्मीदवार जो जीत के आए थे उनकी हलफ बर्दारी की तकरीब में ज़राए इब्लाग को अलाउ किया था। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इस हाल में अलाउ क्यों नहीं किया गया था? माजी में आपको याद होगा कि जब 2018 में इंतखाबात हुए थे तो उस वक्त जब उन्होंने ओहदे और राजदारी का हलफ लिया था, बहुत सारा तनकीद सोशल मीडिया पे हुआ है। शायद ये एक वजह हो सकती है। सलमान अली सागर, शेख इमरान, परवेज़ कादरी को एक साथ पाया गया, इसके माने बहुत कुछ हो सकते हैं कि आने वाले दिनों में श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में अपोजिशन का रोल अदा करने के लिए ये तीन अहम लीडरान एक हो चुके हैं। उन्होंने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, जो कुछ हुआ उसे भूला नहीं जा सकता है, जो कुछ होगा उस पर हमारी मुकम्मल नज़र होगी। सलमान अली सागर, परवेज़ अहमद कादरी जो इस वक्त डिप्टी मेयर है, इसके अलावा PDP की खातून उम्मीदवार भी मौजूद थी और शेख इमरान भी मौजूद थे। ज़राए इब्लाग के मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से उन्होंने कहा, हम श्रीनगर की तामीर और तरक्की के लिए अपना कलीदी रोल अदा करें, लेकिन जो कुछ जम्मू कश्मीर के इस म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हाल में चल रहा हो उसको अवाम तक लाना हमारी बड़ी अहम जिम्मेदारी होगी। पहले अल्लाह ताला का शुक्र करते हैं और उन लोगों का जिन्होंने वोट किया, वो चाहे सलना में थे या सोरा में थे लोग जिन्होंने बहुत मुश्किल हालात में आके वोट किया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर अपने उन दोस्तों का, कलीग्स का, जिन्होंने जिस भी तरीके से हेल्प कर पाए उन्होंने हेल्प की। मैं उनका तहे दिल से, ये सही मौका है उन लोगों का शुक्रिया अदा करने का। जहाँ मैं पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने मुझे 2 जगह से मैंडेट दिया, वहीं उन वर्कर्स का जितने भी जिन्होंने भी एक एक करके इस मुकाम पे लाया मुझे, आज मुझे इलेक्ट कर रहा है यहाँ और मैंने आज वोट ले ली। ये कॉरपोरेशन पिछले जब से बनी है 2 साल में काफ़ी उथल पुथल रही है। यहाँ बदकिस्मती की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि स्टेबिलिटी आएगी और हम सब कॉरपोरेटर्स, यहाँ डिप्टी मेयर साहब बैठे हैं, यहाँ इमरान साहब बैठे हैं और जितने भी हम बाकी लोग यहाँ हैं, हम पूरी उम्मीद करते हैं जो अभी कॉरपोरेशन चल रही है ये स्टेबिलिटी की और श्रीनगर की डेवलपमेंट की ओर बढ़ेगी। हम यकीन दिलाते हैं हर एक को, यहाँ मीडिया को और अपने दोस्तों को, कि हम कॉरपोरेशन में स्टेबिलिटी लाएंगे। हमारा कोई भी ऐसा इरादा नहीं होगा कॉरपोरेशन स्टेबल ना रहे। हमारा सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है, डिप्टी मेयर साहब की लीडरशिप में, यहाँ बाकी हमारे इमरान साहब हैं, हमारा यही होगा कि श्रीनगर की तरक्की हो और हम कोशिश करेंगे हमारी यूनाइटेड वॉइस हो कॉरपोरेटर्स की, एक यूनाइटेड फोरम बने कॉरपोरेटर्स का, जिसमें डिप्टी मेयर साहब का तजुर्बा है, इमरान साहब है, बाकी लोग हैं, कि हम जहां हमें लगेगा कि गलत हो रहा है हम नुक्ताचीनी करेंगे, जहां हमें लगेगा कि जो अभी हेल्म पर है वो गलत हो रहा है तो हम वहां क्रिटिसाइज करेंगे और ठीक करने की कोशिश करेंगे। हाँ, क्यों नहीं, हम सब मेयर साहब को सपोर्ट करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद, अभी तक कुछ खैर वैसा कुछ हुआ नहीं है पिछले 2 साल में उथल पुथल के बगैर। हम उम्मीद करते हैं श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जिसलिए इलेक्ट हुई है वो काम होगा। यूनाइटेड कॉरपोरेटर्स फोरम की बहुत ज़रूरत है। हमारे डिप्टी मेयर साहब हैं, इमरान साहब हैं, बाकी लोग हैं, और हम चाहते हैं कि मेयर साहब भी हमारे साथ हमें सपोर्ट करें। अगर हमारे कुछ इनिशिएटिव्स हैं, हम अगर कुछ सोच रखते हैं, एक मैसिव जो एक बड़ा ब्लॉक है कॉरपोरेटर्स, अगर वो एक अच्छी सोच रखता है, उनके जो प्रपोजल्स होंगे, उनकी जो राय होगी, उसको पॉलिटिकल बेसिस पे, अच्छा और बुरे के बेसिस पे इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। हम सपोर्ट करेंगे स्टेबिलिटी की और एक अच्छे श्रीनगर म्यूनसिपैलिटी की ओर। थैंक यू। नाज़रीन, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमने श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर जुनैद अजीम मत्तू से खसूसी बातचीत की और जानना चाहा कि जब आज की इस ओथ सेरेमनी के बाद जो रंजिशें आपस में थी उनको ख़त्म किया जा सकता है या नहीं। दरजवाब जुनैद अजीम मत्तू ने कहा, सियासी इस्तेकाम और सियासी एजेंडा अपनी अपनी पार्टी का अलग होता है, लेकिन आओ सब मिलकर श्रीनगर शहर को और जाज़िब नज़र और खूबसूरत बनाने के लिए अपना कलीदी रोल अदा करें।
एक अहम सवाल के जवाब में कि मास्क लगाने के बाद ये जो पैसा जमा होगा इसको किस तरह खर्च किया जाएगा, मत्तू ने कहा ये उन लोगों में जो गुर्बत से निचली सतह पर अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं उन्हें मुफ्त ये मास्क तकसीम किए जाएंगे। अभी तक जुर्माना आयद करने के लिए तकरीबन 8 लाख रुपया जमा हो चुका है, जो कि श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने गुज़श्ता 2 दिनों में जमा किया। ये पूछे जाने पर कि रेजिडेंशियल कमर्शियल परमिशन के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फिलहाल हाथ ऊपर कर रहा है, क्या हम आने वाले दिनों में जो स्ट्रक्चर खड़े हो गए हैं जिस हाल में है उन्हें एमनेस्टी दे दें 2-3 महीने के लिए ताकि वो अपने लवाजमात पूरा करें। यानी अगर आपने कोई स्ट्रक्चर खड़ा किया आपको 3 महीने का वक्त दिया जाएगा, आप जस्टिफाई करें, दिफा करें अपने फैसले का। क्या गलती म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इदारों की है, उन्होंने आपको परमिशन वक्त पे नहीं दिया, अब तो बना, इसको तोड़ना गलत होगा। जम्मू कश्मीर पहले ही माली एतबार से काफ़ी कमज़ोर है। दरजवाब जुनैद अजीम मत्तू ने कहा एक अच्छी तजवीज़ है, आइंदा इस पर गौर करने के लिए सोचा जा सकता है। जुनैद अजीम मत्तू ने मजीद कहा कि मेरे लिए सब कॉरपोरेटर हजरात इक्वल हैं। 3 नए नवमुंतखब कॉरपोरेटर आज आए हैं, शामिल हुए हैं। मैं तीनों का एज मेयर ऑफ श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इस्तेमाल करता हूँ। सियासी इख्तिलाफ तो है, उनकी अपनी सियासी सोच है, किसी और की कोई सियासी सोच है, लेकिन एज द मेयर ऑफ दिस कॉरपोरेशन आज के दिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने उनका सब तीनों का इस्तेमाल किया और आई विश ऑल ऑफ देम वेल। ऑन अ सीरियस नोट बता दूं कि मेरी ये उम्मीद रहेगी कि तीनों जो कॉरपोरेटर हैं, जो नवमुंतखब कॉरपोरेटर हजरात आए हैं, वो पॉजिटिविटी लाए, कंस्ट्रक्टिविज़म लाए और अपनी ज़ाती हैसियत में कोशिश करें कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की स्टेबिलिटी को वो नुकसान ना पहुँचाएं। आपने हालिया दिनों एक बड़ा अहम डिसीजन लिया, एडवाइज़र्स की कमेटी बनाई, कितना कामयाब रहा अभी तक? जब आप बाहर होते हैं तो लोगों की जो शिकायत वगैरह, मसाइल वगैरह कितना देखिए, कामयाब? पब्लिक रिड्रेसल तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। मेरी कोशिश ये भी रहेगी कि हम इलाकों में जाके भी लोगों की जो है परेशानियां उनको सुने। मैं वार्ड्स में जाके खुद बैठूंगा, वहाँ पे लोगों की परेशानियां सुनूंगा। लेकिन अभी हम इस प्रोसेस के साथ थोड़ा बिजी हैं कि कुछ अलग डिपार्टमेंट अब एसएमसी के अंडर आ रहे हैं, पीडीडी, पीएचई, एजुकेशन डिपार्टमेंट से 80 स्कूल ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो उसको थोड़ा हम स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं। CDPOs, ICDS, सोशल वेलफेयर ट्रांसफ़र हो रहा है टू श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, श्रीनगर के दायरे में। तो आपकी दुआ से एक बार वो सारा सिस्टम सेटल हो जाए तो हम आउटरीच, पब्लिक आउटरीच अपनी बढ़ाएंगे। एक अहम सवाल है शहरियों का कि तामीर और तरक्की के लिए, डेवलपमेंट के लिए बड़ा ज़रूरी है कि बिल्डिंगें बने, कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस खड़े हो जाएं, लेकिन जिस वक्त भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को देखते हैं तो गिराई में लगते हैं, बनाएंगे कब? और ये जो परमिशंस वगैरह होते हैं, या कोई बैलेट होगा जहाँ पर आपने ग्रीन जोन करार दिया, एयरपोर्ट साइड है, कोई दूसरा जगह है, लेकिन लोगों के मसाइल भी तो हैं। जब दुकान भी नहीं बनेगी, बाकी चीज़ें भी नहीं बनेगी, तो कैसे चलेगा काम? सर देखिए, जब गिराई नहीं होती है आप लोग बोलते हैं करप्ट हैं, जब गिराई होती है आप लोग बोलते हैं कि गिराई क्यों कर रहे हैं। देखिए, पहली मैं एक क्लैरिफिकेशन दे दूं कि मेयर हो, डिप्टी मेयर हो या इलेक्टेड कॉरपोरेटर हो, इनका इन्फोर्समेंट से कोई लेना देना नहीं है। न कोई इनका रोल है, न इनका राइट है, न इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझको लेके इन्फोर्समेंट में जाने का। एक ओवरसाइट है। ओवरसाइट में हम पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं। मैंने हाल ही एक डिसीजन लिया है कि मास्टर प्लान के मुताबिक बने, और जिस एरिया में रेजिडेंशियल अलाउड है वहाँ रेजिडेंशियल हो, जहाँ कमर्शियल अलाउड है बेशक कमर्शियल बने। और मेरी भी गुजारिश रहेगी कि हम एक्सपेडाइट करें बिल्डिंग परमिशंस को। जब तक हम बिल्डिंग परमिशंस को एक्सपेडाइट नहीं करेंगे, या तो दे दीजिए 2 महीने में, या तो रिजेक्ट कर दीजिए। वो 8-8 महीने कोई परमिशन रहती है, वो ना हो। तो ये सारे होलिस्टिकली ये डिसीजंस को अगर हम कंबाइन करें तो ये बहुत ज़रूरी है कि शहर में बैलेंस ग्रोथ हो। और मेरा बिल्कुल मानना ये है कि हमने कमर्शियल लफ्ज़ को एक गुनाह मान लिया। जब हम बोलते हैं कमर्शियल तो हमने गुनाह मान लिया। श्रीनगर शहर की भी इक्तिसादी ज़रूरियात हैं, प्राइवेट सेक्टर है, टूरिज़्म है, होटल कहाँ बनेंगे। लेकिन मैं पूरी तरीके से कन्विंस नहीं हूँ कि हमारा मास्टर प्लान रियलिस्टिक है जी। आमतौर पर पूरी दुनिया में इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को लाके मास्टर प्लान बनाया जाता है, जिनका वसी एक नज़रिया होता है, जिनने 20-30 ममालिक में बनाए होते हैं मास्टर प्लान, लेकिन हम यहाँ पे खुद बना लेते हैं। लेकिन अब जो है वो मास्टर प्लान, जब तक उसमें कोई तरमीम आएगी तब तक उसको हम इम्प्लीमेंट करने में पूरी मदद करेंगे। और एक डिसीजन मैंने लिया है कि अगर कमर्शियल एक्टिविटी कहीं बिल्डिंग में चल रही हो तो वो उसी बिल्डिंग में चल सकती है जिसकी कमर्शियल परमिशन हो।
تو یوزیج کی انفورسمنٹ ہم کریں گے. ابھی تک ہم صرف اسٹرکچر کی انفورسمنٹ کرتے تھے, اب ہم یوزیج کی انفورسمنٹ کریں گے کہ آپ کی ہے پرمیشن لیکن ریزیڈینشیل پرپزز ہے, تو آپ یہاں پہ کمرشل ایکٹیویٹی کیسے کریں. اور جو پرمیشن ریگولرائز کیا جا سکتا ہے جہاں پر سکوپ ہے, جب ہم سٹی کی ڈیولپمنٹ کی بات کریں. بڑا اچھا سوال کیا, میں آپ کو پروسیس بولتا ہوں. جو یہ سیلنگس ہوں گی, یہ کوئی تغلقی مسئلہ نہیں ہے. جب یہ سیلنگس ہوں گی اس کے بعد ہم ایک ایمنسٹی دیں گے کہ آپ کو ہم 2 مہینے دیتے ہیں, اگر ماسٹر پلان کے تحت اجازت اس علاقے میں یہ کام کرنے کی ہے تو آپ آ کے اس کو ریگولرائزیشن کے لیے اپلائی کریے, پینلٹی بھریے, فیس بھریے, ہم پروسیس آپ کا کیس کریں گے. اگر ماسٹر پلان اپلائی نہیں کرتا ہے, ماسٹر پلان از دا لا, تو پھر تو ہم اس کو ڈیویٹ نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ہم نے نہیں کیا تھا لیکن اب ہم کریں گے اور ماسٹر پلان اس کی اجازت دیتی ہے, تو ہم اس پہ ایک لینینٹ ویو لیں گے آپ کو ریگولرائز اس کو کرنے میں اکارڈنگ ٹو لا. سوال ہوگا اسی سبجیکٹ سے جڑا کہ کچھ طبقے ایسے ہیں جو دن میں کمپلینٹس ٹھوکنے جاتے ہیں, نہ خود بناتے ہیں نہ دوسروں کو بنا دیتے ہیں, کیونکہ ڈیوکام آفس سے کئی بار کمپلینٹ آتی ہے تو آپ کے آفس جب وہ تھک جاتا ہے تو وہاں چلا جاتا ہے. ایسے لوگوں کے خلاف بھی نظر رکھنی چاہیے کہ جو نہ خود بناتے ہیں نہ دوسروں کو بنائے دیتے ہیں, اور انہوں نے ذریعہ بنایا ہوا ہے کہ میئر صاحب کے پاس جاؤ, ڈپٹی صاحب کے پاس جاؤ, نہیں بننے دینا ہے. دیکھیے میں اس میں کیا کہوں, ہمارے پاس جو کمپلینٹ آتی ہے ہمیں اس کو ایسرٹین کرنا پڑتا ہے, لیکن میں نے آپ کو جیسے بنیادی طور کا انفورسمنٹ از ناٹ آر رسپانسبلٹی. یہ کمشنر صاحب, ان کی انفورسمنٹ ونگ, الیکٹڈ آفیشلس کی ہماری ایک اوورسائٹ ہے کہ میونسپل کارپوریشن میں قانون کے مطابق جو میونسپل کارپوریشن ایکٹ ہے وہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے کہ نہیں. لیکن ہماری مداخلت اس میں کم ہے اور رہنی بھی کم چاہیے. ماسک کی طرف آتے ہیں, انتہائی اہم انیشیٹو آپ نے اٹھایا, کافی زیادہ لوگ, اب شاید تھوڑا سا تاخیر ہوا, بیچ میں کچھ معاملات چلے, آپ چیئر پہ تھے نہیں, تو کیا اس کو اور اسٹرانگ کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ آٹوز میں 3 ویلرز 4 ویلرز میں جہاں 2 لوگ بیٹھنے چاہتے 8 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, جہاں 3 لوگ بیٹھے چاہتے بہت زیادہ بیٹھے ہوتے ہیں. بالکل, دن بدن اس میں ہم سختی برتیں گے اور دن بدن انفورسمنٹ کی زیادہ کوشش کریں گے. لیکن میں پھر سے لوگوں سے گزارش کروں گا کہ دیکھیے اتنا شعور تو ہم میں ہے کہ ہم سمجھے ماسک پہننا کتنا ضروری ہے. ایک ناگہانی ایک فیٹل ڈیزیز کا ہم سامنا کر رہے ہیں, قیمتی جانوں کا اتنا نقصان ہوا ہے, نوجوانوں نے اپنی جانیں کھوئی ہیں, تو ماسک پہننے میں کیا پرابلم ہے؟ اگر ہم میں اتنی سیوک رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ ہم ماسک پہنیں, کیا ہم سچ میں محب الوطن ہیں؟ کیا ہمیں سچ میں سری نگر سے یا کشمیر سے محبت ہے؟ محبت کے لیے ایک ماسک پہننے میں کیا ہے؟ تو شو یور ڈیڈیکیشن اینڈ یور سیوک کانشیسنیس, اور لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ ماسک پہنیں. ناظرین اب سیاست کا رخ کرتے ہیں. جموں کشمیر میں ہوکر سر انکاؤنٹر کے بعد پہلے ہی اپنی پارٹی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی, نیشنل کانفرنس, سی پی آئی ایم, عوامی نیشنل کانفرنس, جموں کشمیر پیپلز موومنٹ سمیت سی پی آئی ایم اور دیگر پارٹیوں نے اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اس انکاؤنٹر کے بارے میں خدشات کا اظہار کیا. لیڈران نے کہا تحقیقات ہونی چاہیے کیونکہ پہلے ہی اعتماد اٹھ چکا ہے جب امشی پورہ شپین میں راجوری کے 3 عام مزدوروں کی ہلاکت کے بعد اسے انکاؤنٹر کی رنگت دینے کی ہر ممکن کوشش کی. لیڈران نے اعتماد ظاہر کیا کہ جموں کشمیر میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جس طرز پر امشی پورہ انکاؤنٹر کو منظر عام پہ لایا اور قصورواروں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کا اس وقت اندیا بھی دیا, اسی طرز کی کارروائی ہوکر سر میں بھی ہونی چاہیے. بھارتیہ جنتا پارٹی کا پہلا بڑا ریئیکشن. اس سے پہلے بھارتیہ جنتا پارٹی نے چپی سادھی تھی. صوفی یوسف جو کہ نائب صدر ہیں اور سابق MLC ہیں ساؤتھ کشمیر سے, انہوں نے کہا امشی پورہ کے اس انکاؤنٹر کے بعد اعتماد شاید ختم ہو چکا ہے. اب دوبارہ ہوکر سر کے اس انکاؤنٹر کو لے کر بھارتیہ جنتا پارٹی بھی چاہتی ہے کہ تحقیقاتی ٹیم فوری طور پر تشکیل دی جائے. صوفی یوسف نے مزید کہا, دیکھیے میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ اگر کہیں فیک ہوا ہے یا کہیں کسی کی غلطی سے ہوا ہے تو اس کا انویسٹیگیشن ہونا چاہیے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ شپیہ میں بھی ایسا ہی ایک انکاؤنٹر ہوا تھا جس میں 3 سولین مارے گئے تھے. اس وقت بھی ہم نے پریس کے سامنے یہ کہا, گورنر ایڈمنسٹریشن کو کہا کہ اس کا انویسٹیگیشن کرے اور اس کے بعد جو دودھ کا دودھ پانی ہو جائے گا. آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ اگر ان کے گھر والے, ان کی فیملی ممبرز کہتے ہیں کہ اس کا انویسٹیگیشن ہو, ہم بھی چاہتے ہیں انویسٹیگیشن ہو. جو سامنے آئے گا اگر خدا نہ کرے کہیں غلط ہو تو ان کے اوپر قانونی کارروائی کی جائے گی جنہوں نے کیا ہوگا.
سر اس سے پہلے بھی ایک انکاؤنٹر ہوا امشی پورا کا جس میں انکوائری ہوئی, اس کے بعد جو کورٹ مارشل ہے آرمی کا انہوں نے ان کے اوپر چارج شیٹ کیا ہے, اور زیادہ تر یہی دیکھا گیا ہے کہ جو کوئی بھی انکاؤنٹر ہوتا ہے اس کے بعد گھر والے نہیں آتے, لیکن اس کیس میں سب سے پہلے گھر والے اور سری نگر میں نے پروٹیسٹ کیا. یہ ایک ہی بار نہیں ہوا ہے, جب 87 کے بعد یہاں ملیٹنسی ہوئی اس وقت سے لے کے بہت بار ایسے حادثے پیش آئے ہیں, اور بعد میں آرمی کا اپنا قانون ہے, وہ کورٹ مارشل کر دیتے ہیں, تو اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ لواحقینوں کو جو ہے انصاف مل جاتا ہے. اگر یہ کہیں غلط ہے تو اس کو ان کے لواحقین کو بھی انصاف ملے گا. ناظرین, بھارتیہ جنتا پارٹی کے آرگنائزنگ سیکرٹری جنرل اشوک کول نے سری نگر میں پریس کانفرنس کے دوران اس بات کا خلاصہ کیا کہ جموں کشمیر میں کچھ پارٹیاں ان دنوں بیان بازیوں میں لگی ہے. سوابھیمان سنگٹھن کے چیف چودھری لال سنگھ نے کہا تھا کہ اسٹیٹ ہوڈ یا جموں کشمیر کو ایک ساتھ جوڑنے کا معاملہ بہت جلد نظر آ سکتا ہے. ہریش دیو نے بھی اپنے بیانات میں کہا تھا کہ جو کچھ ہوا اچھا نہیں ہوا. در جواب اشوک کول نے طنز کرتے ہوئے کہا, دونوں لیڈران سے پوچھے آپ کی زمین اس وقت سیاسی طور پر کہاں ہے. جب آپ اپنی سیاست کھو چکے ہیں تو ان چیزوں میں عوام کو مبتلا کرنے کی غلطی نہ کریں, اشوک کول نے کہا. اب چودھری لال سنگھ کو تو پتہ ہے, اس کو جو جموں میں حال ہوا ہے, تو آپ چودھری لال سنگھ سے پوچھے کہ جموں میں کیا آپ کا حال ہوا. ان کا کہنا ہے کہ پورے جموں کشمیر, ارے ان کا کہنا ہے کہ اس کی ہے ہی نہیں, زمین ہی نہیں ہے کہیں, ہی از نو ویئر. کیا آپ کہہ رہے لال سنگھ کی بات, کیا کہہ رہے آپ ہرش دیو کی بات, ہے ہی نہیں وہ کہیں. جموں کے لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا, دے آر نو ویئر. اس کی پتنی کھڑی ہوئی لال سنگھ کی, وہ ہار گئی ہے. کیا کہتا ہے وہ, بکواس کرتا ہے. وہ ہے ہی نہیں بھیا, اس کا کچھ ہے ہی نہیں, سر پیر ہی نہیں ہے, تو کیا ہے اس کا. وہ کچھ بھی کہے, کچھ بھی بولے, اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے. ان کو اس چناؤ میں, لال سنگھ کو اس چناؤ میں جموں کے لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا. اس کی پتنی ہاری ہے, اور بھارتیہ جنتا پارٹی کی لکھن پور سے ہم نے جیتا ہے اور وہ ہار گیا ہے. اب وہ کیا کہے گا, مجھے نہیں سمجھ آتا ہے. اس کا کوئی نہیں ہے. اور ایسا ہی حال پینتھر پارٹی کا ہوا, 2 سیٹیں ملی ہیں, بڑے ڈنگے لگا رہا تھا. ایسا نہیں ہوتا ہے. الیکٹوریٹ نے اگر اس کو اتنا بڑا ہے تو اس کو کہو آ کر کشمیر میں کام کرو, کشمیر میں ڈوگرا سوابھیمان سنگٹھن بناؤ. لال سنگھ کی بات کرتے ہیں آپ. ناظرین, جموں کشمیر میں خاص کر شہر سری نگر میں گزشتہ کئی مہینوں سے کنٹریکٹرز کوآرڈینیشن کمیٹی نے اپنے احتجاجی پروگرام بھی دیے اور سرکار کو اندیا دیا کہ جموں کشمیر میں ان کی بلیں واگزار نہ ہونے کی وجہ سے تعمیر و ترقی کیسے ہو سکتی ہے. کشمیر اکنامک الائنس کے سینئر لیڈر فاروق احمد ڈار نے سری نگر میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا, کچھ بیوروکریٹس جموں کشمیر میں نہیں چاہتے ہیں کہ تعمیر و ترقی کا دور شروع کیا جا سکے. انہوں نے سوال پوچھا, اگر تعمیر و ترقی کے لیے کانٹریکٹرز اور اس سے منسلک جو لوگ ہیں ان کی بلیں ادا نہیں ہوں گی تو کس طرح سے تعمیر و ترقی حاصل کی جا سکتی ہے. اگر یہاں کی ایل جی سرکار سیریس ہے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, کشمیر میں ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے, ہم بھی سیریس ہے, ٹھیکیدار صاحبان بھی یہاں سے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جتنی بھی آؤٹ اسٹینڈنگ ہے ہمارے, جو بھی بقایات جاتے ہیں ہمیں اسٹیٹ گورنمنٹ کی طرف سے, وہ ہمیں ریلیز ہونے چاہیے. آپ دیکھیں یہاں پر جو ٹریجری کا بیہیویئر رہا پچھلے 2-2.5 سالوں سے, جتنے بھی چیف اکاؤنٹ آفیسر صاحبان بیٹھے ہوئے اس وقت اسٹیٹ میں, چاہے وہ ٹریجری سائڈ سے ہو, چاہے ڈیولپمنٹ آفسوں میں ہو, وہ آپ دیکھیں ان کا بیہیویئر کیا رہتا ہے. میرے خیال سے سب سے بڑا جو پرابلم اس وقت ہو رہی ہے ٹھیکیدار صاحبانوں کو, ٹھیکیدار طبقے کو, وہ فائنانس ڈپارٹمنٹ سے ہو رہی ہے. جتنے بھی بیوروکریٹ بیٹھے ہوئے فائنانس ڈپارٹمنٹ میں ایروگنٹ ہیں, میرے خیال سے وہ کام کرنے کے حوالے سے سیریس نہیں ہے. اگر ایل جی سرکار نے اس پہ نوٹس نہیں لیا, ان کو خبر نہیں لی, میرے خیال سے جو سرکار کا خواب ہے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا. میرے خیال سے یہی مقصد تھا ہمارے اس پریس کانفرنس کا, تاکہ آپ کے وساطت سے یہاں کی اسٹیٹ سرکار کو ہم کہنا چاہتے ہیں, جو بھی ہماری آؤٹ اسٹینڈنگ ہے پچھلے 3 سالوں سے, جب سے یہاں پر گورنر راج امپلیمنٹ ہوا, آپ مہربانی کر کے اس پیسے کو ریلیز کیجئے تاکہ ہمارے ٹھیکیدار صاحبان فائنانشلی مضبوط ہو گئے, وہ ٹینڈر پارٹیسپیشن میں بھی جائے گے, وہ ڈیولپمنٹ میں بھی جائے گے.
और नाज़रीन, एक बार फिर अब सियासत का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर में DDC चुनावों के बाद अब आसार नजर आने लगे कि शहर श्रीनगर में शायद नई पार्टी जो अपनी पार्टी के नाम से इन दिनों जम्मू कश्मीर में मौजूद है, वो शायद काउंसिल पे कब्जा कर सकती है। इत्तलात के मुताबिक गुज़श्ता शाम जब थीड हारवन से शाइस्ता असलम ने इंडिपेंडेंट उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन जीता था, अपनी पार्टी का दामन थाम लिया। इससे कबल अपनी पार्टी के पास अपनी सीटें भी हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस या गुपकार अलायंस के पास भी अपनी सीटें हैं, लेकिन शहर श्रीनगर में आउटस्कर्ट्स के लिए इन दिनों काफ़ी तैयारियां जोरों पर है। सईद अल्ताफ बुखारी अपनी पार्टी के सरबराह ने दिल्ली का दौरा मुकम्मल करने के बाद श्रीनगर पहुंचने पर कहा कि स्टेटहुड बहुत जल्द मिल सकता है और उसके बाद असेंबली के इंतखाबात कराए जा सकते हैं। होकर सर वाक़े पर उन्होंने तबसरा करते हुए कहा, इंतहाई बदकिस्मती है कि इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं और आला सतही तहकीकात वक्त की अहम तरीन ज़रूरत बन चुकी है। अपनी पार्टी ने इससे कबल भी कई एक उम्मीदवारों को अपनी पार्टी में लाने का सिलसिला तेज किया। एक सवाल के जवाब में गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क के साथ सीनियर ओहदेदारान ने कहा, हर जमात चाहती है कि उनके पास नंबर ज़्यादा आएँ। यही वजह है कि गुज़श्ता दिनों उन्होंने थीड, हारवन और मुतअद्दिद इलाकों में अपने कन्वेंशन मुनक्किद किए। गुज़श्ता दिनों उन्होंने श्रीनगर के खानियार इलाके में कन्वेंशन मुनक्किद किया। इस मौके पर मुंतज़िर महदीन और सीनियर लीडरान ने अवाम पर जोर दिया कि आने वाले चुनावों में आने वाले जो भी मामलात होंगे, अपनी पार्टी अवाम की तवक्कुआत पर खड़ा उतरने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्रीनगर नूर मोहम्मद शेख के मुताबिक श्रीनगर के आसपास के इलाकों में जो लोग आज़ाद उम्मीदवार जीत के आए हैं, चाहे वो कमरवारी A, कमरवारी B, थीड, हारवन और दीगर बालहमा या दीगर इलाके हैं, अपनी पार्टी दरपर्दा उनकी मॉरल हिमायत करती रही। यही वजह है कि श्रीनगर में अपनी पार्टी अपना काउंसिल तश्कील देने के लिए हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। दीगर इलाकों से खबर है कि रामबन, बानिहाल से अब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मुश्तरका तौर पर यहां काउंसिल तश्कील देने में कामयाब हो सकती है। यही सूरत हाल इंतहाई बेहतर है जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस किश्तवाड़ और आसपास के इलाके में काउंसिल तश्कील देने में कामयाब हो सकती है। पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डेक्लेरेशन ने जिन उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था और जीत के बाद काउंसिल बनाने के लिए आपके नंबर बराबर होने चाहिए, आखिरी मरहल में कोशिशें दाखिल हो चुकी है और अपनी पार्टी ने 6 से 7 जगहों से कश्मीर प्रोविंस से अपना काउंसिल तश्कील देने का पहले ही इशारा दिया है। देखने वाली बात होगी कि पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डेक्लेरेशन कितने जगहों से अपने चुनावी उम्मीदवार जीतने के बाद काउंसिल तश्कील देने में कामयाब हो सकती है। और नाज़रीन, खेलकूद से जुड़ी ये खबर कि श्रीनगर के पोलो व्यू में एस्ट्रोटर्फ पे इन दिनों आई लीग के मुकाबले 18 टीमों की शिरकत के साथ शदोमद से जारी है। हालांकि इस टीम के लिए जहां तक जम्मू कश्मीर से लोन स्टार और मुतअद्दिद टीमें इसमें शरीक हुई, कल के अहम और दिलचस्प मुकाबले में लोन स्टार ने टाई ब्रेकर्स में पंजाब फुटबॉल क्लब को शिकस्त दे दी। इसके बाद लोन स्टार के खिलाड़ियों ने और लोन स्टार के मुंतजमीन ने कहा कि ये नॉकआउट बेसिस पे मुकाबले जारी हैं और एस्ट्रोटर्फ पर मुकाबले कराने का मतलब है कि एक फुटबॉलर को अपना स्टेमिना फोर और मजीद बेहतर करना होगा। हालांकि एस्ट्रोटर्फ की हालत ऐसी है कि गुज़श्ता कई सालों से इस पर मुकाबले होते रहे, अब इसको और बेहतर करने की ज़रूरत है। पंजाब के खिलाड़ियों और कोच ने कहा, हम जम्मू कश्मीर की मेहमान नवाजी और यहाँ के मौसम से इंतहाई लुत्फ़ अंदोज़ हुए, लेकिन क्या करें, मुकाबला इतना सख्त था और टाई ब्रेकर्स में पंजाब के गोल की ने 3 मौके ज़ाये किए और दिफा नहीं कर सके। यही वजह कि लोन स्टार की टीम ने यह मुकाबला अपने नाम कर दिया। आज शाम 5 बजे गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क, जम्मू कश्मीर की खबरों का सबसे बड़ा नेटवर्क, आपको खेल के मैदान से इस रिपोर्ट में आपको मुकम्मल तौर पर आई लीग के मुकाबलों के बारे में जानकारी देंगे। फिलहाल आपको पंजाब के खिलाड़ियों से मिलवाते हैं, कोच से और गोल की से मिलवाते हैं। आपको याद होगा कि एक्सक्लूसिव कवरेज जो इस पर होगी बराह रास्त वो सिर्फ दूरदर्शन को हासिल है, लेकिन मैच के बाद और मैच के ब्रेक के दौरान आप इसको कवर कर सकते हैं और पेश कर सकते हैं। हमारी टीम अच्छा कर रही थी, लेकिन टाई ब्रेकर में तो कुछ भी होता है ना, तो वो लोग दो था, वो थोड़ा ग्राउंड बॉल को यूज़ करके अपना टी मारा था, तो हम लोग का थोड़ा एयर में था तो थोड़ा स्लो था, तो यही हम लोग की मेन कमी रही है। तो वैसे तो हम लोग का टीम अच्छा खेल रहा था। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? कश्मीर में ठंड है और फिर फुटबॉल चल रही है। हाँ, हम लोग फर्स्ट टाइम कश्मीर में आए हैं खेलने, तो आज तो फिर भी वेदर सही है। तो दो दिन पहले हम लोग जब वार्म अप का सेशन होता था तब बहुत ठंड थी, तो लग नहीं रहा था हम लोग ऐसे मतलब इस कश्मीर के वेदर में मतलब खेल पाएंगे, लेकिन फिर भी हम लोग टीम बहुत अच्छा खेला है। पंजाब का फुटबॉल पहले से थोड़ा पावर का फुटबॉल रहा है और कश्मीर में भी अच्छा फुटबॉल डेवलप हो रहा है, इतने क्लब्स बन रहे हैं और इतना अच्छा एटमॉस्फेयर है, अच्छी टर्फ लगी है, बहुत डिफरेंस है दोनों में। तो मैं आपका मैच देख रहा था, तो मैच के दौरान मुझे लगा कि आप बड़े
खिलाड़ियों को हौसला बढ़ा रहे थे, साथ साथ चल रहे थे। क्या वजह रही इस मैच में, आखिरी लम्हात में मैच नहीं जीत पाया? ये हार्ड लक है, अभी 1-1 ड्रॉ था कुछ, तो लास्ट में टाई ब्रेकर में तो ये तो लाई का जुआ है, टाई ब्रेकर में कोई भी जीत जाता है, इसमें कोई जीत हार वाली कोई बात ही नहीं है। तो क्या उम्मीद है अब लड़कों से इस टूर्नामेंट में? अभी टूर्नामेंट तो ओपन है। हाँ, लेकिन हमारा सफ़र यहीं तक था, हम हार गए, नॉकआउट टूर्नामेंट है तो उसमें बाहर हो गए। जो टीम जीती है बहुत अच्छा खेली, हमारे लड़के बहुत अच्छा खेले। तो कोच साहब एक बात बताइएगा कि कोविड के बाद इन खिलाड़ियों को कितना मौका मिला प्रैक्टिस का? आउट ऑफ प्रैक्टिस तो थे बच्चे। हाँ, तो आपको पता ही, जैसे कोविड-19 की प्रॉब्लम थी तो उस वजह से ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया, लेकिन फिर भी बच्चों ने अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट किया, अच्छा फुटबॉल खेला। वो हमें चांसेस भी मिले तो हम नहीं कन्वर्ट नहीं कर पाए, तो इस वजह से हम मैच हारे। नाज़रीन, दोपहर के स्पेशल बुलेटिन जम्मू कश्मीर की खबरों से आरास्ता रिपोर्ट मुकम्मल हुआ चाहता है। अपने साथी समीर वानी और टेक्निकल टीम के साथ अपने मेज़बान और प्रोग्राम के एडिटर तजम्मुल इस्लाम को दीजिएगा इजाज़त, लेकिन देश और दुनिया की खबरों का सफ़र लगातार गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क पर जारी रहेगा।